हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम नागरिक की। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, कितनी उम्र होती है, कितनी सैलरी होती है। जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे उन पर हम नज़र डालेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जी हाँ, अगर प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो प्रथम नागरिक होता है मित्रों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का यानी देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। वहीं अगर इसकी बात करें तो यह संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। जो संघीय कार्यपालिका होती है उसका जो मुखिया होता है, प्रधान होता है। वहीं आगे अगर देखते हैं तो राष्ट्रपति कार्यपालिका को स्वयं या तो स्वयं चला सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से चला सकता है। जो कार्यपालिका होती है मित्रों, राष्ट्रपति या तो अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी होंगे उनके माध्यम से चला सकता है या जो है वो खुद जो है चला सकता है। वहीं बात करें तो भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाएं जो होती हैं, हमारी जो तीनों सेनाएं होती हैं, उनका सर्वोच्च कमांडर होता है। जो हमारी सर्वोच्च कमांडर कौन होता है सेनाओं का? राष्ट्रपति। यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। वहीं बात करें मित्रों राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। वहीं अगर योग्यताओं पर नज़र डालें मित्रों तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का कौन होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक हो और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो वहीं बात करें मित्रों लाभ का पद। अच्छा, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं आप लोगों के लिए कि लाभ का पद किसे किसे नहीं माना जाएगा। जैसे मान के चलिए वो पहले उपराष्ट्रपति थे तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर वो किसी राज्य के राज्यपाल थे या संघ में या राज्य में मंत्री पद पर हैं वो, तो उनको जो है लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मित्रों, बात क्लियर समझ में आ रही है? राष्ट्रपति पद के लिए जो हमारी योग्यताएं हैं, जो हमने योग्यताएं बताई हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि वह जो कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो। लाभ का पद कौन कौन नहीं माना जाएगा? मान के चलिए उपराष्ट्रपति थे वो, या राज्यपाल हैं, या संघ में या राज्य के मंत्री पद पर हैं वो इस समय, तो उनको जो है लाभ का पद नहीं माना जाएगा। वहीं बात करें मित्रों आगे कुछ पॉइंटों की कि और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए मैंने बताया भारत का नागरिक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे ही अगला पॉइंट है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। वह व्यक्ति क्या रखता हो? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। वहीं अगर उम्र की बात करें मित्रों तो उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष जो है रखी गई है। तो आपको योग्यता के बारे में पता लग गया है। वहीं साथ ही साथ मैंने आपको उम्र सीमा के बारे में भी बता दिया है कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। अधिक से अधिक उम्र के बारे में कोई जिक्र यहाँ नहीं किया है। ये कम से कम उम्र है कि कम से कम 35 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। वहीं अगर बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले क्या होता था कि 2 प्रस्तावक होते थे और 2 अनुमोदक होते थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले 2 प्रस्तावक होते थे और 2 अनुमोदक होते थे। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें मित्रों, प्रश्न आ जाता है कि पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते थे। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों 2 प्रस्तावक होते थे और 2 अनुमोदक होते थे। क्लियर है? लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कि वर्तमान समय में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए, तो वर्तमान समय में मित्रों बात करें हम तो वर्तमान समय में 50 अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। और प्रस्तावक भी कितने होने चाहिए मित्रों? 50। बात समझ में आ रही है? वर्तमान समय की मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वर्तमान समय में राष्ट्रपति पद के लिए
50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। वहीं बात करें अगर जमानत राशि की, तो चुनाव के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मित्रों, जो जमानत राशि होगी वो 15,000 रुपये होगी। कितने होगी? 15,000 रुपये। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आप लोगों के लिए बताया है कि उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी है? 15,000 रुपये है, और राष्ट्रपति के लिए भी कितना है ये जमानत राशि? 15,000 रुपये। तो प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों 15,000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? अगले पॉइंट पर नज़र डालते हैं। तो यदि किसी उम्मीदवार के लिए, जैसे किसी उम्मीदवार के लिए कुल वैध मतों का, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उस उम्मीदवार के लिए मित्रों कुल वैध मतों का, जो हमारे वैध मत हैं उन कुल वैध मतों का मित्रों 1/6 मत प्राप्त करना जरूरी है। जो उपराष्ट्रपति में भी मैंने बताया था कि 1/6, ऐसे ही यहाँ है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उस उम्मीदवार के लिए कुल वैध मतों का 1/6, ये याद रखें, 1/6 मत प्राप्त करना जरूरी है। अन्यथा अगर इससे कम मत प्राप्त करता है, अगर उस व्यक्ति को 1/6 मत प्राप्त नहीं होते मित्रों, तो जो है उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। बात क्लियर समझ में आ रही है मित्रों? 1/6 अगर मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। वहीं बात करें अगले पॉइंट की मित्रों, तो राष्ट्रपति बनने के बाद वह संसद या विधानमंडल का, जिसे मान के चलिए कोई राष्ट्रपति है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो जो है राष्ट्रपति बन गया, यानी चुनाव जीत गया। तो चुनाव जीतने के बाद जब वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा, उसके बाद वह ना तो संसद का और ना ही विधानमंडल का, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं रहेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद मित्रों प्रश्न बनता है कि क्या राष्ट्रपति बनने के बाद कोई व्यक्ति संसद का या विधानमंडल का सदस्य बना रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों नहीं। एक बार फिर से, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाने के बाद ना तो वो संसद का और ना ही विधानमंडल का, इन दोनों में से किसी का भी वो जो है सदस्य नहीं रहेगा। वहीं बात करें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कि चुनाव जो है किस तरीके से होता है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति का चुनाव मित्रों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर ये नहीं आता है कहीं कहीं, तो इसका दूसरा भी है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद्धति के द्वारा। अगर वो पद्धति पूछता है तो एकल संक्रमण हस्तांतरण पद्धति के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव की बातें चल रही हैं, तो मित्रों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? हमको ये पता होना चाहिए कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है मित्रों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो गुप्त तरीके से होता है, गुप्त मतदान कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? गुप्त मतदान कराया जाता है। वहीं बात करें चुनाव की, तो चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, जी हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में मित्रों लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बात समझ में आ रही है मित्रों? चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे मित्रों। चुनाव में लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेंगे। ये तो हो गई मित्रों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बारे में कि कौन कौन इसमें जो है भाग ले सकता है। वहीं साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और बताया है मित्रों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि 70वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। 1992 में 70वां जो है अमेंडमेंट किया गया, यानी 1992 में 70वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि जो चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसके अलावा दिल्ली, जो हमारी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली और पांडिचेरी
दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये प्रश्न बनता है कि क्या दिल्ली की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, या दूसरे तरीके से प्रश्न बनता है मित्रों कि क्या पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि 70वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं या लेंगे। बात यहाँ तक समझ में आई। बात करें इसके पदावधि की, यानी कि इसके पद की जो है अवधि कितनी है, साथ ही साथ बात करें इनके अन्य जो पॉइंटों की, तो इसके पद की जो अवधि होती है, पदावधि जो होती है वो 5 वर्ष होती है। यानी कि जो है राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये अपने पद पर जो है 5 वर्ष तक बने रहते हैं। लेकिन ये साथ ही साथ 5 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ये नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो उसको 5 वर्ष तक ही चलना है, खींचनी है गाड़ी, नहीं। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है मित्रों, तो वो जो है समय से पूर्व भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन वो अपना त्यागपत्र देगा किसको, तो मैंने यहाँ बताया है कि कोई भी व्यक्ति समय से पूर्व। तो मित्रों बात कर रहे थे हम राष्ट्रपति के त्यागपत्र की। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति समय से पूर्व भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि जैसे ही राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया, किसको दिया, उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र की सूचना मित्रों लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। बात समझ में आ रही है। जैसे ही राष्ट्रपति ने मित्रों त्यागपत्र दिया, तो त्यागपत्र देने के बाद उपराष्ट्रपति का कार्य होगा या कर्तव्य होगा कि उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र की सूचना मित्रों लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। साथ ही साथ पद खाली होने की स्थिति में, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो पद खाली होने की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है या चुनाव कराना चाहिए। तो मित्रों मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ूंगा कि जब राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में अपना त्यागपत्र दे देता है, उस समय पद खाली हो जाता है, तो पद खाली होने की स्थिति में जो राष्ट्रपति का काम होगा वो उपराष्ट्रपति करेगा। बात समझ में आ रही है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पद जैसे ही खाली होगा तो जो भी जिम्मेदारियां होंगी राष्ट्रपति की वो उपराष्ट्रपति के ऊपर आ जाएंगी। तो राष्ट्रपति का जितना भी कार्य होगा वो उपराष्ट्रपति करेगा राष्ट्रपति के नाम से। बात करें मित्रों राष्ट्रपति के शपथ की, कि राष्ट्रपति को शपथ अपने पद की जो है शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ मित्रों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ध्यान रखें, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाई जाएगी मित्रों, तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जो चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, वो दिलवाएगा। कोई अगर ऐसी स्थिति आ जाती है मित्रों कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उस कंडीशन में मित्रों सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। साथ ही साथ मित्रों राष्ट्रपति के अगर आवास की बात करें तो राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भवन में रहता है, कहाँ रहता है, राष्ट्रपति भवन में, जो कि दिल्ली में है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। उसी राष्ट्रपति भवन को मित्रों किस नाम से जाना जाता है, तो उसी राष्ट्रपति को मित्रों रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, रायसीना हिल। प्रश्न बनता है कि रायसीना हिल में कौन रहता है, या दूसरे तरीके से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति का जो आवास है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो रायसीना हिल। अगर वहीं इसके वेतन की बात की जाए मित्रों, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो किस निधि से मिलता है। प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से मिलता है, तो राष्ट्रपति का वेतन मित्रों संचित निधि से मिलता है। किस निधि से मिलता है, संचित निधि से मिलता है। वहीं अगर इसके वेतन की बात करें मित्रों, तो इसका वेतन 5 लाख रुपये प्रतिमाह होता है। कितना, 5 लाख रुपये प्रतिमाह। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कितना होता है, 5 लाख रुपए प्रतिमाह, यानी कि वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रतिमाह जो है इसका वेतन है राष्ट्रपति का।
साथ ही साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा कि राष्ट्रपति, संविधान में ये कहीं नहीं बताया गया कि राष्ट्रपति एक बार ही बन सकता है या 2 बार बन सकता है या 3 बार बन सकता है। नहीं, राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार अपने पद पर जो है रह सकता है। यानी कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति को कितनी भी बार जो राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। साथ ही साथ बात हो रही थी वेतन की, तो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति के जब वो पद पर है उस समय उसके वेतन या भत्ते को कम नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में मित्रों, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो कैसी भी कंडीशन हो, उस स्थिति में भी जो है भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ता कम नहीं किया जा सकता। अगर इसके महाभियोग की बात करें मित्रों, कि कोई राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन कर देता है तो क्या होगा, तो उस पर जो है महाभियोग लाया जाएगा। ये महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, कैसे लाया जाता है, किसके खिलाफ लाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करता है, राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है महाभियोग लाया जाता है। क्लियर है मित्रों। महाभियोग की बात करें तो महाभियोग जिस सदन में लाया जाता है, जी हाँ, राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो महाभियोग जिस सदन में लाया जाता है मित्रों, उस सदन के 1/4 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हों। बात समझ में आ रही है मित्रों। राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस महाभियोग पर मित्रों जिस सदन में लाया जाएगा, उस सदन के 1/4 लोगों ने उस पर जो है हस्ताक्षर किए हों, तथा 2/3 लोगों के द्वारा, यानी कि उस सदन के 2/3 लोगों के द्वारा पास करके उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। बात क्लियर समझ में आ गई। 2/3 लोगों के द्वारा उसे पास करके दूसरे सदन में भेजा जाता है। जब वो दूसरे सदन में चला जाता है मित्रों, पहले सदन में 1/4 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और 2/3 लोगों के द्वारा उसको पास करके उसे दूसरे सदन में भेज दिया गया। जब वो दूसरे सदन में पहुंचता है मित्रों, तो दूसरे सदन में जब पहुंचेगा तो दूसरे सदन के जो लोग होंगे, दूसरे सदन में 2/3 दूसरे सदन के जो लोग होंगे उनमें से 2/3 लोग यदि इसे पास कर देते हैं, दूसरे सदन के 2/3 लोगों ने उस महाभियोग को पास कर दिया, तो ऐसी स्थिति में मित्रों राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। बात समझ में आ गई मित्रों। यदि दूसरे सदन में जब भेजा जाता है महाभियोग और दूसरे सदन में भी 2/3 लोग उसको पास कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अच्छा, बात चल रही है मित्रों महाभियोग की, तो इसमें और एक पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा कि महाभियोग की सूचना मित्रों, जब महाभियोग जिस राष्ट्रपति के खिलाफ जो है विरुद्ध जो है लाया जाता है, तो उस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया शुरू होती है, तो उस सूचना को 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को जो है वो सूचना दे दी जाती है कि तुम्हारे खिलाफ जो है महाभियोग की कार्रवाई जो भी है अमल में लाई जा रही है या लाई जाएगी। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी जो जितने भी विवाद होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव हो गए या उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए, यहाँ उपराष्ट्रपति की भी थोड़ी चर्चा करूँगा मैं कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों ही पद के जो चुनाव होते हैं और चुनावों में जो भी संबंधित जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। बात क्लियर है मित्रों। सुप्रीम कोर्ट जो है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। बात करें मित्रों राष्ट्रपति की शक्तियों की, जी हाँ, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो राष्ट्रपति की अगर शक्तियों के बारे में बात करें मित्रों, तो राष्ट्रपति को जो शक्तियां हैं वो उन शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। अब कैसे बांटा गया है कि एक तो शांतिकालीन शक्तियों में, कुछ शक्तियां उनको शांतिकालीन शक्तियों में रखा गया है, और दूसरा भाग है आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं मित्रों उनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शांतिकालीन शक्तियां और नंबर 2 आपातकालीन शक्तियां। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शांतिकालीन शक्तियां जो है
उन शक्तियों के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं। अगर बात करें मित्रों शांतिकालीन शक्तियों की, तो शांतिकालीन शक्तियों में कार्यपालिका की शक्तियाँ आती हैं और विधायिका की शक्तियाँ आती हैं। बात क्लियर है। दो भागों में बांटा गया, शांतिकालीन और आपातकालीन। वहीं अगर मैंने इसको खोला कि शांतिकालीन में क्या क्या है, तो शांतिकालीन में मित्रों कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित हैं और विधायिका की शक्तियों का वर्णन है। वहीं अगर नज़र डालें मित्रों आपातकालीन शक्तियों की, तो आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं मित्रों उनको जो है 3 भागों में यहाँ बांटा है। आपातकालीन शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात हो गया, कौन कौन सी, राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया और वित्तीय आपात हो गया। बात समझ में आ रही है मित्रों। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ इसका कि राष्ट्रपति की शक्तियों को मित्रों 2 भागों में बांटा है, शांतिकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। वहीं शांतिकालीन शक्तियों का थोड़ा सा हम डिटेल से बात करें तो इसमें कार्यपालिका की शक्तियाँ और विधायिका की शक्तियों का वर्णन है। वहीं अगर बात करें आपातकालीन शक्तियों को, तो आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात आता है, राष्ट्रपति शासन आता है और वित्तीय आपात आता है। अब राष्ट्रीय आपात क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है, वित्तीय आपात क्या है, या फिर बात हो कार्यपालिका की शक्तियों की या विधायिका की शक्तियों की, तो ये शक्तियाँ क्या क्या हैं, कब कब यूज की जाती हैं, कैसे यूज की जाएंगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा मित्रों अगले वीडियो में। तो देखना न भूलें राष्ट्रपति का पार्ट 2। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।